आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली धमाकों से जुड़ी। आतंक की फैक्ट्री पर बुलडोजर चलेगा, तैयारी ये है। दिल्ली धमाकों के बाद एक्शन हो रहा है और एक्शन की स्थिति यह है कि अब आज उन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है जो इन धमाकों में शामिल थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल। देखिए जरा, जब इन्हें कोर्ट लेकर आया गया पुलिस वैन के जरिए, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वैन में ये आतंकी हैं जिन्हें लेकर आया गया है। ये देखिए शाहीन को आप देख रहे हैं जो अभी वैन से उतरी है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो मीडिया कैमरों के बीच इनकी कोर्ट में पेशी हुई। मीडिया ने सवाल भी किए। इरफान आपको फंडिंग कहां से आ रही थी? इरफान आपको फंडिंग कहां से आ रही थी? इरफान आपको फंडिंग कहां से आ रही थी? मुजम्मिल, आपको पैसे किसने दिए थे ये अटैक करने के लिए? मुजम्मिल, आप किसके टच पे थे? डॉक्टर शाहीन, आप किसके टच पे थे? हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली धमाकों से जुड़े आतंकियों की पेशी हुई। इरफान आपको फंडिंग कहां से आ रही थी? इरफान आपको, अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद कोर्ट ने हिरासत में भेजा। उसके बाद ये एनआईए ऑफिस पहुंची है वैन। अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया है, पहली बार आप देखने जा रहे हैं। ये आप जो बोरिया देख रहे हैं ये अमोनियम नाइट्रेट की, इसी तरह की 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट धमाका करने के लिए इकट्ठा किया गया था। पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये सारे पैकेट्स बरामद किए गए थे आदिल के ठिकानों से, मुजम्मिल के ठिकानों से। मुजम्मिल ने ये सारे अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के गांव में 2 अलग अलग घरों में रखे थे। एक जगह से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था और दूसरी जगह से लगभग 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इन सब का ताल्लुक और तार जुड़े हैं इस यूनिवर्सिटी से, अल फलाह से। कोई पढ़ता था, कोई पढ़ाता था। तो अब अल फलाह भी बुलडोजर के रडार पर है और न सिर्फ अल फलाह के चेयरमैन का घर भी, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अब बुलडोजर चलेगा। तैयारी यह है कि जो भी आतंक और आतंक से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो अल फलाह के चीफ हैं जवाद, उनका घर है। अब जवाद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ये कई मंजिला इमारत है जिस पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है और इसके लिए बाकायदा आज एजेंसी ने नोटिस भी चस्पा किया है। ये नोटिस लगाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। बुलडोजर का गियर लग चुका है, टारगेट की ओर स्टीयरिंग मुड़ चुका है। अब बस इंतजार है एक इशारे का, जब बुलडोजर दहाड़ने लगेगा। बुलडोजर का निशाना है अल फलाह यूनिवर्सिटी के निदेशक जवाद अहमद सिद्दीकी का ठिकाना, जो भले ही दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो बुलडोजर की रडार पर है। कमरा नंबर 13 जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, वो सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। जांच एजेंसियां यहां पर जांच कर रही हैं। ये पूरा अस्पताल है जहां पर कमरा नंबर 13 सबसे अहम रोल प्ले करता है। डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर भी यहीं पर ही आते थे। आतंकी डॉक्टरों की पनाहगाह यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुखिया को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। अभी अवैध घर पर टारगेट है। क्या जल्द ही आतंकियों का ठिकाना बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी भी बुलडोजर से जमींदोज होगी? अब देखिए जरा, क्या बुलडोजर चलने वाला है, क्या तैयारी है। अल फलाह के चेयरमैन का घर, उन्हें ईडी पहले ही उठा चुकी है। एमपी के इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर महू नाम का शहर है। महू में भारतीय सेना की एक बड़ी छावनी और वॉर कॉलेज भी है।
आपको बताऊं, इसी महू के मुकेरी मोहल्ला में जवाद सिद्दीकी का घर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का यह घर आलीशान है, लेकिन प्रशासन के मुताबिक जवाद सिद्दीकी का घर अवैध है, जिसके बाद अब इस अवैध घर पर बुलडोजर चलने वाला है। सैकड़ों स्क्वायर फीट में बने अवैध अड्डे को तोड़ा जाएगा। मकान नंबर 1371 पर बिना अनुमति निर्माण का नोटिस लगाया गया है। कैंट बोर्ड ने 3 दिन में अवैध घर तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर खुद नहीं हटाया तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक्शन का खर्च भी परिवार से ही वसूला जाएगा, क्योंकि यह घर हम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम दर्ज है, जो जावाद के पिता थे और महू के शहर काजी भी रह चुके हैं। दावा है जवाद की पुश्तैनी संपत्ति अतिक्रमण कर बनी है। इसे हटाने के लिए साल 1996 और 97 में भी नोटिस दिया गया था। अल-फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी इस वक्त ईडी की रिमांड पर है। ईडी के मुताबिक जवाद का परिवार खाड़ी देशों में रहता है। जवाद भी भारत छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था। कोर्ट में ईडी ने जवाद पर करोड़ों की धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। आइए महू के सीईओ क्या कह रहे हैं, सुनिए। जवाद अहमद ने इन्विटेशन के लिए अप्लाई भी कर रखा है। उनके पिता के नाम से ये मकान है, तो पूरा मकान ही अनाधिकृत निर्माण है। तो काफी समय से जब ये घटना के बाद में फाइल का संज्ञान आया तो पता लगा कि कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया कि अगर वो खुद हटा लेते तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से उसको हटाया जाएगा। थोड़ा सा सेंसिटिव है वो एरिया, पतली गलियों का, और आसपास मकान की ऊंचाई ज्यादा है। टेक्निकल वे में एक्सपर्ट से इसको तोड़वाया जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगले वीक तक इस कार्रवाई को शुरू करने, अंजाम देने का इरादा है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके निदेशक इसलिए रडार पर हैं क्योंकि यहां जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो आतंक में शामिल थे, ये ज्यादातर उसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। आइए आपको बताऊं ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े थे और सबका अपना अपना काम था। कौन क्या कर रहा था देखिए। सबसे पहले देखिए जरा, टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए को 4 आतंकियों की रिमांड मिली है। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल और ये जो बैठे इमाम इरफान, 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। शोपिया के मौलवी इरफान ने ही डॉक्टरों का नेटवर्क बनाया। दावा है जैश के आतंकियों के कहने पर इसी ने डॉक्टरों को बरगलाया है, ब्रेन वॉश किया है। इसी इमाम ने, पहला नाम डॉक्टर मुजम्मिल का है। नेटवर्क, टेरर नेटवर्क खड़ा करने में डॉक्टर मुजम्मिल की बहुत अहम भूमिका है, जो लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद नेटवर्क में भर्ती करता था। इसके लिए वो नौकरी दिलाने, आर्थिक मदद का सहारा लेता था, लोगों को भरोसा जीतकर उन्हें नेटवर्क का हिस्सा बनाता था। शाहीन और उमर, रिक्रूटमेंट के बाद अगला काम डॉक्टर शाहीन और उमर का था। मुजम्मिल के आए लोगों का ब्रेन वॉश शाहीन और उमर करते थे। इसके लिए वो लोगों को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ते थे, जहां भड़काऊ मैसेज और वीडियो के जरिए उन्हें आकर्षित करते थे। किसको कितने पैसे देने हैं यह भी शाहीन और उमर तय करते थे। पाक से हैंडलर ने शाहीन को यूपी में नेटवर्क बढ़ाने को कहा था, यूपी कमांडर बनाकर डॉक्टरों का नेटवर्क तैयार करने को कहा था। शाहीन ने टीम में लड़कियों को लाने का भी प्लान बनाया था। अगला नाम डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल ने कश्मीर में जैश के पोस्टर लगाए थे और इसी आतंकी डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिली थी। बाशिद को उमर के कहने पर शाहीन ने नौकरी दिलवाई। उमर ने बाशिद को अपनी कार से सामान लाने का काम सौंपा था। उमर की कार में बाशिद ने नूह से विस्फोटक को पहुंचाया था। एक और नाम शुएब का है। वार्ड बॉय शुएब को उमर के लिए घर तलाशने का काम मिला। शुएब ने अपनी साली के घर किराए पर उमर को रूम दिलाया और इसके अलावा सोहना से मौलवी और शिक्षक को भी उठाया है। शाही मस्जिद के मौलवी और शिक्षक से उमर का कनेक्शन सामने आया है। अब उमर का वीडियो सामने आया। उमर कैसे लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था, यह वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उमर कह रहा है कि इस्लाम कहता है कि सुइसाइड बॉम्बिंग, आत्मघाती हमलावर होना शहादत है। हमने इस्लाम के जानकारों से बात की, इमाम और मौलवी से बात की, क्या वो भी ऐसा सोचते हैं? वो क्या कह रहे हैं सुनिए। शरीयत का नाम लेकर के जो लोग भी इस तरह के हमले कर रहे हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं, ये नाजायज है और हराम है। ये समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये जन्नत नहीं बल्कि ये जहन्नम में जाएंगे। इस्लाम में ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं पर भी आतंकवाद की जगह हो। इस्लाम खुद सुसाइड को हराम बताता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ियों को टारगेट करने की कोशिश करता आया है। और ये भी मुझे वहीं से लगता है कि इसका जो दिमाग है वो कहीं धार्मिक चीजों में या जिस तरह से भी ब्रेन वॉश किया गया होगा, और ये बहुत चिंता की बात है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का इमाम
इन सारे डॉक्टर्स के दिमाग पर हावी था और धर्म के नाम पर इन सारे डॉक्टर्स का दिमाग उसने पूरी तरह से गुमराह कर दिया था। अब देखिए हो क्या रहा है, बाकायदा मदरसों को लेकर एक्शन तेज हो गया है, सावधानियां बरती जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, खासतौर से यूपी में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और एजेंसियां एक्शन ले रही हैं। तो योगी के यूपी में अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी नहीं पनपेगी, इसके लिए यूपी एटीएस ने मदरसों पर शिकंजा कस दिया। एटीएस ने अब यूपी के मदरसों की जांच तेज कर दी है। गहन जांच पड़ताल के लिए मदरसों की पूरी जानकारी मांगी गई है। कई जिलों में एटीएस ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से मदरसों के छात्र, मौलवियों और प्रबंधकों का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसमें छात्र और पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूरी है, यानी पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ मैनेजमेंट भी निगरानी में होगा। एटीएस के मुताबिक यह कवायद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए की जा रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कई अहम इनपुट मिले हैं, जिसके बाद यूपी में भी संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल जरूरी है। जैसे ही एटीएस को सभी जिलों से मदरसों की जानकारी मिलेगी, कहा जा रहा है उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। हालांकि यूपी पुलिस लगातार मदरसों की पड़ताल कर रही है। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है और इस बीच मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी की जा रही है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने इसे हाजिरी लगाने को कहा है। बायोमेट्रिक के जरिए अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। यह है तैयारी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अधिकारी क्या कह रहे हैं। एंटी टेरर स्क्वाड से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है दिनांक 15/11 को, और उसमें हमारे बांदा जनपद में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और जो हमारे अनुदानित मदरसे हैं उनके टीचर कितने हैं, इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। और कोई खास विवरण ज्यादा हम देने की अभी स्थिति में नहीं है। निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त होने पर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया आधिकारिक रूप से, और जब आएगा तो जो जो चीजें वो मांगेंगे उसके हिसाब से हम उसको देंगे। एटीएस के द्वारा मदरसों की जांच हो रही है तो अच्छी बात है। सुरक्षा दृष्टि से सरकार का ये दायित्व है कि संस्थाओं की जांच कराए, सभी संस्थानों की जांच कराना चाहिए। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई काम ना हो। शासन से निर्देश यह आया है कि जो वहाँ टीचर्स लगे हुए हैं उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाए, तो उसके लिए विभाग को निर्देशित किया गया है। अटेंडेंस का तात्पर्य ही उसको पेरोल के लिए होता है, तो उसके हिसाब से किया जाएगा। अवैध मदरसों को लेकर पहले भी जांच हुई है और उस संबंध में जो शासन के निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए जरा सवाल यह है कि जो जांच शुरू हुई है उसका ताल्लुक है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अल फलाह वो यूनिवर्सिटी जिसमें डॉक्टर्स पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स पढ़ा रहे थे, यहीं से आतंकी निकले। अब सवाल ये पहली बार नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं ऊपर लिखा है अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये जिस लड़के की तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम शादाब है। ये है शादाब। ये जो शादाब है, ये शादाब भी आतंकी रह चुका है और अल फलाह से ही पढ़ा, ये उसका आई कार्ड है। और ये देखिए जरा शादाब का फोटो यहां नीचे आपको नजर आ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को पुलिस ढूंढ रही थी। देखिए आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। नीचे देखिए तीसरे नंबर पर उसी शादाब की तस्वीर लगी है जो शादाब अल फलाह में पढ़ रहा था। तो शादाब फरार है, अल फलाह से ताल्लुक रखता है और वांटेड है। देखिए कौन है, अल फलाह का छात्र शादाब बेग 5 बड़े हमलों में शामिल रहा है। ये धमाके दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और गोरखपुर में हुए थे। इन हमलों की साजिश उसने पढ़ाई के दौरान रची थी। आतंकी शादाब बेग अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। उसने 2007 में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। पढ़ाई के दौरान ही वो आतंकी हमले की तैयारी में था। शादाब बम बनाने में, तकनीक में माहिर हो गया था क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है। आतंकी मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। 2008 में शादाब अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में शामिल रहा। रेकी करने से लेकर बम बनाने और ट्रेनिंग देने का काम किया। 70 मिनट में तब अहमदाबाद में 21 जगह धमाके हुए थे। इसमें करीब 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में भी उसका नाम आया था। धमाकों को अंजाम देने के लिए उसने विस्फोटक जमा किया। 2007 में गोरखपुर सीरियल धमाकों में शामिल था। गोरखपुर पुलिस ने शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली थी, लेकिन आतंकी नेटवर्क का खुलासा होते ही वो फरार हो गया।
बम धमाकों में शामिल शादाब पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और सूत्रों के मुताबिक 2019 में उसकी आखिरी लोकेशन अफगानिस्तान थी, लेकिन अब तक उसे पकड़ने के लिए एजेंसियां जुटी हुई हैं।